नमस्कार, एक्सीलेंट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। क्या आप जानते हैं, जब एक महान साम्राज्य बिखरता है तो क्या होता है? इसे समझने के लिए हमें अतीत में जाकर विशाल मौर्य साम्राज्य के पतन को समझना होगा। वह मौर्य साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य और महान सम्राट अशोक के द्वारा शासित हुआ और जो वर्तमान के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत यानी लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर जिसका शासन था, वो मौर्य साम्राज्य एक दिन बिखर गया और उसके बिखरने से देशी और विदेशी कई राज्यों ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस के कथन का एक उल्लेख करते हैं कि सतत जीवंत परंपरा और नवजीवन की एक अद्भुत शक्ति के कारण इस भारत भूमि ने असंख्य परिवर्तनों के माध्यम से स्वयं को समायोजित किया है। यानी कि विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं, भाषाओं, जीवन शैलियों, कला इत्यादि का पुनर्गठन किया है, क्षेत्रों का पुनर्गठन किया है और एक नई अद्भुत जीवन शक्ति का विकास किया है जो निरंतर अब तक चली आ रही है। तो इसे समझने के लिए हम चलते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन पर। जब मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग 185 ईसा पूर्व में यानी 185 बीसी में हुआ, तब इस भारतीय भूमि पर दो धाराएं विकसित हुई। एक देशी जो कि हृदय भूमि पर जिसने शासन किया और एक विदेशी जिसने पश्चिमोत्तर भारत में शासन किया, जिसे हम सीमांत का संगम कहें और देशी धाराओं को हृदय भूमि का पुनर्जन्म कहें। तो ये दो शक्तिशाली प्रक्रियाओं के कारण भारत के केंद्र में स्वदेशी शक्तियों और पश्चिमी बाहरी संस्कृतियों का समावेश हुआ, यानी इनका मिलन हुआ। तो देखें हम, जो मैंने अभी शुरू में बताया था कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर जो मौर्य साम्राज्य था, उसके विघटन पर तीन तो ये विदेशी शासन स्थापित हुए। इनकी अभी हम एक एक करके उल्लेख करेंगे। सबसे पहले इंडो ग्रीक, फिर दूसरे स्थान पर शक और तीसरे स्थान पर कुषाण आए। वैसे तो ये एक के बाद एक आए हैं। और फिर जो भारतीय जो शासन थे, या कहें कि भारतीय धाराएं थी, या कहें कि हम देशी जो शासन थे, उनमें वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के भाग पर शुंग वंश स्थापित हुआ। वर्तमान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भाग पर सातवाहन वंश स्थापित हुआ। वर्तमान उड़ीसा, जिसे हम कलिंग भी कहते हैं, उस क्षेत्र पर चेदी वंश का शासन हुआ। और धुर दक्षिण हम जिसे कहते हैं, वहां पर ये तीन शासन स्थापित हुए, चेर, पांड्य और चोल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 देशी शासन और 3 विदेशी शासन मौर्यों के अवशेषों पर स्थापित हुए, जिनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भारत की हृदय भूमि के पुनर्जन्म की, यानी कि मौर्यों के अवशेषों पर जो भारत की हृदय भूमि जिसे हम कह रहे हैं, यानी कि उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत, वहां पर 6 राजाओं ने, 6 वंशों ने शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। इन 6 वंशों के शासन के अंतर्गत न सिर्फ मौर्यों के राजनीतिक शून्य को भरने का काम किया गया, बल्कि कला, भाषा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और दैनिक जीवन में निरंतर नए प्रयोग हुए, नए नए सम्मिश्रण हुए और एक ऐसी विरासत आगे बढ़ी जो आज तक चली आ रही है। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम समझते हैं शुंग वंश के बारे में। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 185 ईसा पूर्व में 185 ईसा पूर्व में कर दी और मौर्य वंश का अंत करके एक नए शुंग वंश की स्थापना की,
तो इस प्रकार शुंग वंश का संस्थापक हुआ पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का किया, जो कि एक वैदिक मतलब परंपरा थी। और ऐसा माना जाता है कि इनके जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ था उसका पुरोहित पतंजलि थे, और पतंजलि का न्याय शास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी और मनुस्मृति, इनका जो मतलब रचना काल है वो भी शुंग वंश के समय ही माना जाता है। तो इस प्रकार साहित्य का एक मतलब विकास इस काल में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचने लग गया था। साहित्य के साथ साथ कला के क्षेत्र में शुंग वंश का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बरहुत स्तूप है, जो संभवतः सम्राट अशोक ने बनवाया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने उसका पुनरुद्धार कराया। तो बरहुत स्तूप कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें बहुत ही सुंदर वेदिकाएं हैं, लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को इस पर उकेरा गया है। एक मूर्ति में नर्तकों और गायकों का एक समूह है, और एक जगह पर हाथी जो है बुद्ध के धर्म चक्र को धारण किए हुए हैं। इनकी बारीकियां बहुत ही सुंदर लगती हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीक योद्धा, एक सामान्य पुरुष की आकृति, एक बच्चे के साथ महिला की आकृति, पंखे के साथ एक महिला की मूर्ति, एक गमले की आकृति, बालों को संवारती हुई स्त्री की आकृति, राज परिवार के सदस्यों को दिखाती हुई एक चित्रावली, कांसे की चूड़ियों पर सोने के पानी फिरी हुई मतलब जो चूड़ियां हैं वो प्राप्त हुई हैं, एक कंघा प्राप्त हुआ है, और मोतियों की माला। ये इस प्रकार उकेरी गई हैं कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा सकते हैं कि इस बारीकी के साथ इनको पत्थर पर किस प्रकार उकेरा गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि शुंग वंश के काल में कला, साहित्य, भाषा सभी का विकास हुआ। और शुंग वंश के शासक जो थे वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, और ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को पीछे धकेलने में और ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। इसके बाद कलिंग या उड़ीसा के क्षेत्र में चेदी वंश का उल्लेख मिलता है, जो लगभग इसी समय पर जो शुंग वंश था उसी समय में फला फूला, और इसका शासक खारवेल सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त होता है। और उस अभिलेख में खारवेल ने अपनी विजयों के बारे में, अपने जो नीतियां थी उनके बारे में ब्राह्मी लिपि में इस खारवेल मतलब शासक खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख पर वर्णन किया है। खारवेल ने ही भुवनेश्वर के पास उदयगिरी में जैन भिक्षुओं के लिए गुफाओं का निर्माण कराया, जो कि काफी अच्छी अवस्था में प्राप्त हुई हैं, और इन्हीं की भित्तियों पर रामायण कालीन चित्र भी उकेरे गए हैं। तो चेदी वंश के शासक खारवेल को सभी धर्मों का अनुयायी माना गया है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला माना गया है, और इसलिए सर्वधर्म समभाव की भावना को उसने आगे बढ़ाया। इसके बाद दक्कन, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हिस्सा है, उसमें सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है। सातवाहन शासकों में सर्वाधिक प्रमुख शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ है, और अन्य मतलब जो शासक हुए हैं उनके नाम भी स्त्रियों के नाम पर, अपनी माताओं के नाम पर रखे हुए मिलते हैं। इससे ये साबित होता है कि इनके काल में स्त्रियों की दशा काफ़ी अनुकूल रही होगी, काफ़ी मतलब सम्मानित रही होगी। इन्होंने समुद्र व्यापार को बढ़ावा दिया। इनके सिक्कों पर समुद्री जहाज़ों के चित्र उकेरे गए हैं, जो इनके समुद्री व्यापार के महत्व को समझाते हैं। इनका व्यापार रोमन साम्राज्य तक था,
ये मसाले, वस्त्र और अन्य विलासिता की वस्तुओं का निर्यात करते थे। इन्होंने चांदी के सिक्कों के साथ साथ सीसा धातु के भी सिक्के चलाए। इस प्रकार सातवाहनों ने व्यापार के माध्यम से अपने राज्य को समृद्ध किया और इस समृद्धि के परिणाम स्वरूप ही इन्होंने कला को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सातवाहनों ने अमरावती में चैत्य बनवाए जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास स्थान थे। इनकी नक्काशी और पत्थर पर इनकी तराशी गई इनकी मतलब जो आकृतियां हैं विभिन्न, वो काफी अच्छी हैं और अच्छी अवस्था में प्राप्त हुई हैं, यानी समय के इतने लंबे अंतराल के बाद भी वो नष्ट नहीं हुई हैं। तो इनकी उत्कृष्ट वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा नानेघाट की गुफाएं जो कि प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित थी, वो संभवतः व्यापार कर और पथ कर के संग्रह के लिए और व्यापारियों के विश्राम स्थल के लिए बनवाई गई होंगी। तो इससे भी साबित होता है कि उस समय पर व्यापार काफी उन्नत अवस्था में था। अब एकदम दक्षिण में अगर हम जाते हैं तो 3 राज्यों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। हालांकि सम्राट अशोक के दूसरे शिलालेख में चेर, पांड्य, चोल, सातयपुत्र और सीलोन जो कि वर्तमान श्रीलंका है, इसका उल्लेख मिलता है। तो ये दक्षिण के इनमें 3 राज्य प्रमुख थे। चेर जो कि वर्तमान मालाबार तट पर केरल की तरफ था, इसकी राजधानी बज्जी या करूर थी जो वर्तमान में करूर तमिलनाडु में है। और चेर शासकों का व्यापार ग्रीक और रोमन लोगों के साथ था। ये लकड़ी, हाथीदांत और मसाले रोमन साम्राज्य में भेजते थे और वहां से बदले में इनको सोना मिलता था। तो इस प्रकार इनका भी व्यापार उत्कृष्ट था। इसके बाद जो वर्तमान तमिलनाडु का हिस्सा है उसमें पांड्य वंश के शासकों ने शासन किया और इनकी राजधानी मदुरई थी। पांड्यों का उल्लेख मेगस्थनीज ने भी अपनी इंडिका में किया है और इसे एक समृद्ध शासन बताया है क्योंकि इनका व्यापार भी रोमन साम्राज्य के साथ था और उससे इनको बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ करता था। इनका राज चिन्ह मछली था और चेर वंश के शासकों का राज चिन्ह धनुष था जो उनके सिक्कों पर उकेरा हुआ मिलता है। उस समय के तमाम सिक्के प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार चेर जो मालाबार तट पर राज्य करते थे, पांड्य जो दक्षिणी तमिलनाडु में राज्य करते थे और चोल जो कि उत्तरी तमिलनाडु के हिस्से पर थे और इनका राज चिन्ह चीता है। इनकी राजधानी उरैयर थी। चोल वंश का संस्थापक करिकाल था। करिकाल ने तमिलनाडु में कावेरी नदी को दक्षिण की तरफ मोड़ करके सिंचाई का उत्तम प्रबंध किया था और इसके लिए बांध बनाया था। इसे कल्लनई या ग्रैंड एनीकट कहते हैं, जिसका उपयोग आज भी किया जाता है। बेशक इसको कई बार जीर्णोद्धार किया गया इसका, लेकिन ये तब से अब तक चला आ रहा है। तो ये इनकी मतलब एक चोल शासकों की किसानों के प्रति संवेदनाओं को दिखाता है कि किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए वो किस हद तक जा सकते थे। ये जो तीनों राज्य थे, चेर, चोल और पांड्य, इस समय का जो उल्लेख हमें मिलता है दक्षिणी जो साहित्य है, तमिल साहित्य, उसको संगम साहित्य कहते हैं। संगम यहाँ पे सभाओं के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है। तमिल विद्वानों की सभाएं समय समय पर आयोजित की जाती थी। उन सभाओं में जो साहित्य लिखा जाता था वो संगम साहित्य कहलाता था। उन्हीं साहित्य के आधार पर इन तीनों राज्यों की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवस्थाओं का हमें पता चलता है। इस तमिल साहित्य में तमिल जो मतलब महाकाव्य है एक शिलप्पदिकरम, उसमें एक महिला कन्नगी का वर्णन है जिसने अपने पति को बचाने के लिए काफी त्याग किया था। तो उसकी चेन्नई के पास मूर्ति बनी हुई है कन्नगी की और दक्षिण के इन राज्यों में इस कन्नगी को एक मतलब दैवीय महिला के रूप में पूजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो इस महाकाव्य की ये नायिका थी। इसके अलावा जो तमिल साहित्य है उसमें तमिल व्याकरण और तमिलों के लिए कविताएं, उनका बहुत ही सुंदर वर्णन उस समय के साहित्य में मिलता है। अब इसके बाद उत्तर पूर्व में
जो मौर्यों के अवशेष थे उन पर, जैसा मैंने पहले शुरू में बताया था, कि 3 विदेशी शक्तियां स्थापित हुई। सबसे पहले इंडो ग्रीक, उसके बाद शक और फिर उसके बाद कुषाण। इंडो ग्रीक सबसे पहले पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थापित हुए। पश्चिमोत्तर क्षेत्र हम बोल रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र। इसमें जो सबसे प्रमुख शासक था इंडो ग्रीक लोगों का वो था मिनेंडर, जिसे मिलिंद कहा गया है बौद्ध साहित्य में। और बौद्ध साहित्य में ही बताया गया है कि बौद्ध विद्वान नागसेन से प्रभावित होकर के मिनेंडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और इंडो ग्रीक शासकों का एक राजदूत हेलियोडोरस, इसका एक स्तंभ प्राप्त हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में है। उस स्तंभ को ऐसा माना जाता है कि मतलब उस स्तंभ पर जो लेख है, उस लेख में इस हेलियोडोरस ने देवताओं के देवता वासुदेव का वर्णन किया है, जो संभवतः कृष्ण के लिए है। भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है वासुदेव। और इस पर इन्होंने 3 उपदेश खुदवाए थे: आत्मसंयम, दान और चेतना। ये भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को बताता है कि किस तरीके से इंडो ग्रीक शासकों ने भारतीय संस्कृति को अपना लिया था। इसके बाद कुषाण आए, लेकिन कुषाणों से भी पहले इंडो ग्रीक शासकों के अंत काल के समय पर शक लोगों ने शासन किया, जो साइथियन थे। इनका प्रमुख शासक था रुद्रदामन। इसने चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में चलाए थे और गुजरात की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण, जीर्णोद्धार इसने रुद्रदामन ने करवाया था। और इसका जो उल्लेख हमें प्राप्त होता है वो गिरनार के रुद्रदामन अभिलेख से प्राप्त होता है। शकों के बाद कुषाण पश्चिमोत्तर भारत में राज्य स्थापित करने में सफल हुए। कुषाण एक चीनी जाति थी जिसे वहां पर यूची कहा जाता है। उन्होंने पूरे सिल्क रूट पर, सिल्क रूट यानी कि जिसके द्वारा चीन से लेकर के और यूरोप तक, जिसमें भारत भी शामिल था, सिल्क का निर्यात किया जाता था, सिल्क रेशम के वस्त्रों का निर्यात किया जाता था, उस पर इसने नियंत्रण किया था। और इसी के कारण इसकी आर्थिक स्थिति कुषाणों की काफ़ी मतलब सुधर गई, काफ़ी अच्छी हो गई, जिसके कारण इन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति को खूब बढ़ावा दिया। कुषाणों का सबसे प्रमुख शासक था कनिष्क। कनिष्क की मूर्ति मथुरा के पास मिलती है, जो सिर विहीन मूर्ति है। इस पर महाराजा राजाधिराज देवपुत्र लिखा हुआ है और इसके सिक्कों में बुद्ध के साथ साथ शिव और नंदी के चित्र भी उकेरे गए हैं, जो इन कुषाणों के भारतीय संस्कृति से प्रभावित होने का प्रतीक है। कुषाणों ने भारत में अनेक विजय अभियान तो चलाए, लेकिन जब जब शांति काल रहा तब तब इन्होंने कला और संस्कृति को खूब बढ़ावा दिया। कुषाणों के समय में ही, यानी खासतौर से कनिष्क के समय में, चित्रकला की, मूर्ति कला की 2 शैलियां विकसित हुई, जिन्हें हम गांधार शैली और मथुरा शैली कहते हैं। इन शैलियों के और दूसरी अन्य शैलियों के तमाम अवशेष खुदाई से मथुरा के आसपास प्राप्त होते हैं। मथुरा और पेशावर इसकी राजधानियां थी। पेशावर उस समय पुरुषपुर कहलाता था। इसमें ये बुद्ध के परिनिर्वाण से संबंधित एक मूर्ति है। ये बुद्ध के बोधिसत्व स्वरूप की मूर्ति है। इसमें शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया गया है। इसमें नाग और नागिन को पूजा करते हुए दिखाया गया है। इसमें युद्ध के देवता कार्तिकेय और अग्निदेव को एक साथ दिखाया गया है। इसमें बुद्ध की दंड वाली मूर्ति दिखाई गई है। ये सब कुषाणों के समय की है। और जैसा मैंने बताया कि कुषाणों के समय में गांधार और मथुरा शैली का विकास हुआ। गांधार शैली यूनानी और रोमन प्रभाव परिलक्षित होता है इस पर। इसकी मूर्तियों में बुद्ध को यूनानी देवता की तरह दिखाया गया है और इनके वस्त्र और जो बाल हैं वो लहरदार हैं, जैसे यूनानी देवताओं के दिखाए जाते हैं। और ये जो गांधार शैली की मूर्तियां हैं सफ़ेद, स्लेटी और काले शिष्ट पत्थरों पर बनाई गई हैं, जबकि मथुरा शैली में स्वदेशी भारतीय प्रभाव है और ये लाल बलुआ पत्थरों पर बनाई गई मूर्तियां हैं। और इनमें जो भगवान बुद्ध का शरीर है
वो गोल, चिकना और मृदुल दिखाया गया है। तो इस प्रकार ये दोनों शैलियों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है, गांधार शैली और मथुरा शैली में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्योत्तर काल, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों का संगम होता है, वो बेशक ये संस्कृतियां अलग थी, लेकिन एक साथ मिलकर के ये भारतीय संस्कृति के साथ एकाकार हो गई और एक गतिशील युग की विरासत को इन्होंने आगे बढ़ाया। बेशक यह एक राजनीतिक संघर्ष का काल था, लेकिन सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी समय था। इस युग ने एक मिश्रित सांस्कृतिक धरोहर का निर्माण किया और महाभारत एवं रामायण जैसे महाकाव्यों का संकलन कर भारत की साहित्यिक नींव को मजबूत किया। इस काल की कला और संस्कृति मौर्योत्तर काल की ही विरासत को आगे बढ़ाने वाली थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस काल ने, जो कि मौर्योत्तर काल या पुनर्निर्माण का काल कहलाता है, इसने भारत के लिए नवजीवन की एक अद्भुत शक्ति प्रदान की, जिसकी धारा आज तक प्रवाहित हो रही है। तो आज इतना ही। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।